Okay, so good morning, all of you. So today we can discuss some additional point under the monetary policy and fiscal policy. So as per the previous lectures, we can revise the short point: functions of monetary policy and functions of fiscal policy, as well as types of monetary and types of fiscal policy. So anybody wants to tell the points of monetary policy and fiscal policy? Who want to tell the point? Yes, sir. Yes, 38 you can. Objective of monetary policy. First, economic development. Second, reduce unemployment. Third, price stability. Fourth, social welfare. Fifth, uh, regulate currency, regulate currency, regulate currency exchange rate, and economic growth. Uh, sir, bus. बस फिजिकल पॉलिसी Yes, yes, sir. ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया. No, no, sir. Objective of fiscal policy. First, economic development and growth. Second, price stability. Third, employment generation. Fourth, efficient resource of financial efficient allocation of financial resources. Equitable distribution of wealth and income. Infrastructure development. Reduce poverty. The exchange rate stability, um, price stability. ओके, वेरी गुड. 38. और बाकी लोग चैट बॉक्स पे रिप्लाई भी दे सकते हैं. एनी अदर स्टूडेंट्स वांट टू टेल द पॉइंट्स? मैंने नोट सेंड किया था ना गूगल क्लासरूम पे आप लोग को. तो आप लोगों ने रिफर नहीं किया, ऐसा मत करो बच्चा लोग. आप लोग रिफर करो. ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू रिफर द नोट्स एंड रीड आउट द पॉइंट्स. जो भी हम लोग, मैं क्यों रिवाइज करवाता हूँ, ताकि आप लोग का जो लास्ट लेक्चर से पढ़ा रहता ना, एटलीस्ट वो आप लोग की वजह से कोई और सीख सके जो अब्सेंट थे. तो वो उसमें से कोई अगर एक बच्चा भी अगर पॉइंट नोट आउट कर लेगा, सीख लेगा, याद हो जाएगा, तो उसको सब रिवाइज हो जाते हैं. और बाकी लोग जो भूल जाते हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी होती है, वो भी याद कर लेंगे. इसके लिए मैं जो लास्ट लेक्चर्स हो जाता है उनको रिवाइज करवाता हूँ नेक्स्ट लेक्चर्स में 5-10 मिनट्स निकल के. तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाओ, बेनिफिट उठाओ. मेरे पास उतना टाइम नहीं, मेरे पास 1 घंटे का टाइम रहता है, उसमें मैं आगे का लेक्चर कंटिन्यू करूँ कि पीछे का रिवाइज करूँ. तो उसमें जो जैसा टाइम मिलता है उसमें यूटिलाइज करता हूँ. तो आप लोग का बेनिफिट है उसके लिए. जो हम लोग जो पिछले टाइम पे भूल जाते हैं, उस टाइम को हम रिवाइज कर सकते हैं इस टाइम पे, और बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं उसमें उसको अच्छे से. इसलिए मैं रिवीजन करवाता हूँ आप लोग का ईच एंड एवरी टाइम. इसका बेनिफिट लिया करो हर एक लोग. That's very good. Rule number 10. Economic inflations, economic growth, price stability, reduce unemployment, social welfare. Anybody else? Monetary policy and fiscal policy. अगर जिसने नहीं लिखा है तो उसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स में. सॉरी, वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. जिनके पास नहीं है नोट्स वगैरह, जो नहीं लिखे हैं, दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो. मॉनेटरी पॉलिसी की जो ऑब्जेक्टिव्स है: कंट्रोल इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, रेगुलेशन करेंसी एक्सचेंज रेट एंड सोशल वेलफेयर. दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी होता है इसलिए बनाया जाता है तो सप्लाई द फंड्स, एफिशिएंट फंड टू द मार्केट. ठीक है. और ये यूज़ किया जाता है अनफेवरेबल कंडीशन लाइक इन्फ्लेशन एंड रिसेशन पीरियड के लिए, टू इंक्रीज द जीडीपी ऑफ द कंट्री. कंट्री का जीडीपी बढ़ाने के लिए इस पॉलिसी को यूज़ किया जाता है. जस्ट लाइक अभी जो सिचुएशन चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन, उस पैंडेमिक सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज, टू स्टेबल द जीडीपी. ऑब्जेक्टिव्स: कंट्रोल इन्फ्लेशंस, economic growth, price stability, reduce unemployment, regulate currency exchange rates, and social welfare. You can refer the notes in completely detail. एंड फिजिकल पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है सेम एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, बस थोड़ा डिफरेंट वे में. इसका भी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, प्राइस स्टेबिलिटी है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस
ऑफ वेल्थ इनकम एंड रिड्यूस्ड पॉवर्टी, ये पॉइंट्स है किसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी के। फिर उसके बाद हमने देखे थे टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, एक एक्सप्लानेशनरी, एक कंस्ट्रक्शनरी और एक अनकन्वेंशनल। एक्सपांशनरी, कंस्ट्रक्शनरी एंड अनकन्वेंशनली तीनों भी पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें आप ये देखते थे कि कौन सा चीज़ें क्या इंक्रीज होती है क्या डिक्रीज होती है, किसको बढ़ाया जाता है किसको ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर हम देखें एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें इंक्रीज किया जाता था मनी सप्लाई इन द मार्केट, यहाँ पे मनी सप्लाई किया जाता है मार्केट में टू कंट्रोल द रिसेशन पीरियड, टू कंट्रोल द रिसेशन टर्म एंड एक्सप्लेनेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब एक्सप्लेनेशनरी में क्या सप्लाई करते हैं, मनी सप्लाई करते हैं मार्केट में टू कंट्रोल द रिसेशन पीरियड के लिए। और इसके करेक्टिव मेजर्स क्या क्या थे, इंटरेस्ट रेट डिक्रीजिंग, द रिवर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक एंड परचेजिंग द बाय बैक ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सबको इंक्लूड लोअरिंग करना, मतलब थोड़ा करेक्टिव मेजर्स के। अगर कंस्ट्रक्शनरी का बात करें तो कंस्ट्रक्शनरी में क्या सप्लाई होता था, क्या इंक्रीज किया जाता था, एक्सपांशनरी में मनी सप्लाई करते थे तो कंस्ट्रक्शनरी में क्या करते थे, ये अपोजिट होता था किसका, एक्सपांशनरी पॉलिसी का। कंस्ट्रक्शनरी पॉलिसी डील विद द सिचुएशन, ये सिचुएशन से कौन से सिचुएशन डील करता था, इन्फ्लेशन से, बाय विड्रॉइंग द सरप्लस मनी ऑफ द इकोनॉमिक, सरप्लस मनी यूज करना इकोनॉमिक के लिए, यहाँ पे मनी सप्लाई होता था, यहाँ पे सरप्लस फंड यूज होता था। इस पॉलिसी में सरप्लस फंड यूज किया जाता था और इस पॉलिसी में मनी सप्लाई किया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल करते थे, फर्स्ट पॉलिसी में कंट्रोल करते थे इंटरेस्ट रेट, डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक, परचेजिंग पावर, परचेजिंग बाय बैक ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह वगैरह। यहाँ पे कंट्रोल नहीं करते थे, यहाँ पे रेस करते थे इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, यहाँ पे किसी तरह का होल्ड नहीं रहता था। अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी वो सिचुएशन होता है जहाँ पे दोनों भी पॉलिसी काम नहीं आती, जहाँ पे एक्सपांशनरी पॉलिसी भी काम नहीं आती है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शनरी पॉलिसी काम नहीं आती, तो उस जगह पे अनकन्वेंशनल पॉलिसी यूज किया जाता है टू कंट्रोल द क्राइसिस, ठीक है। जहाँ पे बोथ द एक्शंस में एक्सपांशनरी एंड कंस्ट्रक्शन फेल्स, जहाँ पे दोनों भी पॉलिसी फेल्स हो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस के लिए, एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए अनकन्वेंशनल पॉलिसी यूज किया जाता था। तो अडॉप्टिंग द क्वांटिटेटिव अराइजिंग, easing the central bank buys the government security to increase the flow of money in the economic, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जो होते थे उसको इंक्रीज करना और जिसकी वजह से मनी सप्लाई फ्लो करना इन द इकोनॉमिक में। तो ये पॉलिसी क्रिटिकल सिचुएशन में यूज किया जाता है जहाँ पे एक्सपांशनरी पॉलिसी और कंस्ट्रक्शनरी पॉलिसी दोनों भी फेल हो जाते हैं काम करने के लिए। तो ये था मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स, और टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी के दो, एक्सपांशनरी एंड कंस्ट्रक्शनरी। फिस्कल पॉलिसी में दो ही टाइप थे, एक्सपांशनरी। एक्सपांशनरी का मतलब क्या होता था, अगर हम मॉनेटरी का बात करें तो वहां पे इंक्रीज द सप्लाई, मनी सप्लाई होता था, यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज द डिमांड इन द मार्केट अलोंग विद द परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी ये होता था, फिस्कल पॉलिसी लोगों के लिए बनाया जाता है, आइदर बाय स्पेंडिंग मोर पब्लिक बेनिफिट्स और लिविंग द टैक्स ऑफ देम, मतलब ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मतलब खर्चा करना लोगों पे, या फिर लिवाइंग द लो टैक्स, टैक्स कम कर देना लोगों का, तो जिसकी वजह से मार्केट का डिमांड ज़्यादा हो जाता था। और कंस्ट्रक्शनरी का बात करें फिस्कल पॉलिसी, तो यहाँ पे डिक्रीज डिमांड ऑफ गुड्स होता था, यहाँ पे डिक्रीज कर देते थे, एंड सर्विसेज ऑफ विड्रॉ द सरप्लस मनी फॉर द, यहाँ भी कंस्ट्रक्शनरी में सरप्लस मनी यूज करते थे मार्केट में, बाय अदर होल्डिंग द बैक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर और इम्पोजिंग द हाई टैक्स, या तो टैक्स ज़्यादा चार्ज करके या तो होल्ड कर देना बाय बैक ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये सब पॉलिसी आपको याद रहना चाहिए, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू, फॉर योर कॉम्पिटिटिव बैंकिंग एग्जाम ऑल्सो, और कॉम्पिटिटिव जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से, उन सब चीज़ों के लिए टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी मस्ट इंपॉर्टेंट टू यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो हम लोग का टाइप्स यहाँ तक हो चुका था, तो अगेन वी कैन शॉर्ट रिवाइज। अंडरस्टैंड यहाँ तक आप लोग को मैंने वापस से रिवाइज कर दिया है। सो अब मुझे मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव्स एंड फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव्स, उन दोनों के टाइप्स, पूरा 4 क्वेश्चंस कौन बताएगा एक साथ। यस 38। Objective of monetary policy: first, control inflation; second, reduce unemployment; third, price stability; fourth, uh, regulate currency uh, exchange rate; social welfare. And uh, and types of monetary policy: first, expansionary monetary policy; second, constructionary monetary policy; third, unconventional monetary policy;
Objective of fiscal policy. First, economic growth and development. Second, price stability. Third, employment generation. Fourth, efficient allocation of financial resources. Fourth, equitable distribution of welfare and income. Reduce poverty. Infrastructure development. Exchange rate stability. Types of fiscal policy: expansionary and contractionary fiscal policy. Okay, very good. 38. Anybody else? बाकी लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है. Not even chat box also you can लोग chat box में भी रिप्लाई दे सकते हो. Yes, roll number 6, 7006. 7006. बच्चे लोग मैं बाद में बार बार रोल नंबर काउंट करूंगा. प्रीवियस लेक्चर में नहीं थी. अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में नहीं थे, अभी तो लेक्चर्स में थे ना, अभी तो लेक्चर्स में हो ना. ओके. तो जो चैट बॉक्स में आपको पॉइंट दिख रहा है उसी को बोल दो. देखो आ गया पॉइंट्स. फर्स्ट, डोंट वेस्ट माय टाइम. यस, रोल नंबर 6. सर मैं चैट बॉक्स में लिख के बता रही हूँ. क्यों? आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते. आपको अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप इस पे रिस्पॉन्स करो तो रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हो. ओके सर. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्राइस स्टेबिलिटी, efficient allocation of financial resources, exchange rate stability. Yes, very good. Each and every time face your confidence. अपने कॉन्फिडेंस में बिल्ड करो उसको. ठीक है, मैं यहाँ पे बैठ के मारने वाला नहीं हूँ. आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आपकी डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए. तो आप लोग उसको फेस करो चीज़ों को. नेक्स्ट रोल नंबर 10, 7010. Yes, sir. Tell the points. Economic growth and development, employment generation, price stability, reduce unemployment, efficient allocation of financial resources, exchange rate stability, equitable distribution of wealth and income, reduce poverty, infrastructure and development. Okay, very good. Roll number 7120. Roll number 7120. B division 20. Seven one two zero. Seven one two six. B division 26. 7126. Come to the mic first. Yes, 7126. जोड़ीदार है क्या साथ साथ में? Yes, 7140. Yes, sir. Tell the points, Kucha. Control inflation, price stability, economic growth,
social welfare, reduce unemployment, economic growth and stability. सर इतना याद है. Okay, chat box में देखो सब points है. You can refer from this. There's also Equitable distribution of wealth and income. बाकी का बोला. ओके ठीक है. समटाइम अगर आप लोग कभी लास्ट लेक्चर्स नहीं बैठे रहोगे या फिर मैंने कभी आप लोग से पूछ लिया कि पॉइंट्स क्या है, तो यू कैन रिफर फ्रॉम दिस चैट बॉक्स ऑल्सो. जो बच्चे लोग भेजते हैं तो आप लोग वहाँ से एक तरह का रेफरेंस ले सकते हो. आप लोग देखो, ठीक है. आप लोग का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए मुझे बस. बाकी आप लोग गूगल सर्च करो, कहीं से भी सर्च करो, आप लोग का रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए. योर रिस्पॉन्स ईच एंड एवरी टाइम. इससे मुझे लगता है कि आप लोग एक्टिव हो क्लासेस में. ओके, नेक्स्ट 7051. A division 51. 7051, yes. Response, first point बताओ. Control efficiency, economic growth, price stability, reduce unemployment, social welfare, equipment distribution of wealth and income, in economic growth and development. Okay, control efficiency नहीं है, control inflation है. Inflation मतलब महंगाई. ओके, ठीक है. So we have discussed the points also, types of fiscal and monetary policy, expansionary, constructionary and unconventional. ये monetary policy का types है और expansionary, constructionary ये fiscal policy का types है. मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स में लिख के रखा है, बट यू हैव टू रिफर मोर ऑफ दैट. आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है, ठीक है. आप लोग इसके बारे में पढ़ते रहो. यू कैन रिफर द रेफरेंस बुक ऑल्सो, यू कैन रिफर द गूगल साइट ऑल्सो. अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टाइम. So we can go through the next point and study the tools of monetary policy. Very very important. Tools क्या क्या है monetary policy के, ठीक है. तो फर्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, चेंजेस इन रिजर्व्स रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, करेंसी पेज, मोरल सुएशन. ये 5 टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टूल्स है एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट. So anyone can read this point? Yes, sir. Yes, read from. Adjustment of interest rate. The primary means to control the money supply in the economy used by the central bank is modifying the discount rates at which it is provides short-term loans and advance to the commercial banks. Yes. सबसे पहला है ओके. सबसे पहला है एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट. तो मॉनेटरी का सबसे पहला टूल्स है इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करना, ठीक है. प्राइमरी मीन्स ऑफ कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमिक यूज बाय द सेंट्रल बैंक इज मॉडिफाइंग द डिस्काउंट रेट. डिस्काउंट मतलब कम कर देना, एडजस्ट कर देना, ठीक है. एट विच, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर सके टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेस टू द कमर्शियल बैंक को. तो ताकि वो कमर्शियल बैंक क्या करे, मनी सप्लाई कर सके, रेगुलेट कर सके मार्केट में. जिसको जरूरत हो वो फंड रेस कर सके मार्केट्स के द्वारा, बैंक के द्वारा, और चला सके अपने बिजनेस को. तो फर्स्ट है इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करना, डिस्काउंट करना, ठीक है. मॉनेटरी पॉलिसी का पहला टूल है. सेकंड है चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट. एनीबॉडी एल्स? Second point, change in reserve requirement. Every commercial bank is supposed to maintain a minimum sum as a reserve, and this reserve limit is decided by the central bank. Thus, the central bank fluctuates this minimum reserve requirement limit to deal with influence and recession. इन्फ्लेशन एंड रिसेशन. ओके. चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट. रिजर्व रिक्वायरमेंट मतलब क्या? आप लोगों ने CRR SLR का नाम तो सुना रहेगा, ठीक है. कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, ये आप लोगों ने सुना रहेगा. रिजर्व्स रिक्वायरमेंट ऑफ द कमर्शियल बैंक. एवरी कमर्शियल बैंक इज सपोज टू मेंटेन अ मिनिमम सम एज अ रिजर्व. हर एक कमर्शियल बैंक को एक अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है. एंड दिस रिजर्व लिमिट इज डिसाइडेड बाय द, कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक, जिसको हम लोग CRR और SLR बोलते हैं. अब इसमें से क्वेश्चन ये होता है कि CRR कौन किसके पास रखता है?
CRR बैंक अपने पास रिजर्व रखते हैं कि RBI के पास रखते हैं, या SLR बैंक अपने पास रिजर्व रखता है कि RBI के पास रिजर्व रखता है? ये आप लोग बताओ, आप लोग ने पढ़े हैं CRR और SLR के बारे में? एनीवन? CRR और SLR? यस, किसी को नहीं पता? चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट। देखो, CRR जो होता है वो RBI के पास रिजर्व करना पड़ता है। कैश रिजर्व रेशियो CRR जो है वो RBI के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है, ठीक है, कीप विथ RBI, जिसको हम लोग CRR बोलते हैं। SLR बैंक अपने पास खुद रखता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश वगैरह, ठीक है, एसेट सिक्योरिटी के हिसाब से। और करंट जो सिचुएशन चल रहा है, करंट मॉनेटरी पॉलिसी जो अनाउंस किया गया है जून 4 को 2021 को, आप लोग को ये सब जरूरी है इन्फॉर्मेशन, इसके लिए आप लोग को बता रहा हूँ मैं। सो एज पर द करंट मॉनेटरी पॉलिसी जो अनाउंस किया गया था, ये अभी जून पिछले मंथ में 4 तारीख को, रेपो रेट स्टैंड रखा गया था 4% के लिए, रिजर्व रेपो रेट रखा गया था 3.35%, मार्जिनल स्टेबिलिटी फैसिलिटीज जो रेट है, बैंक रेट 4.25% रखा गया था, CRR रेट को 4% रखा गया था, और SLR रेट को 18% तक रिजर्व रखा गया था। अंडरस्टैंड? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 जून को जो डिसाइड किया गया था, 4 जून 2021, उसमें मॉनेटरी पॉलिसीज में बहुत सारे रेट थे। अब ये रेट मतलब हमने पहली चीज पढ़ा एडजस्टमेंट द इंटरेस्ट रेट, और दूसरा हम लोग पढ़ा मिनिमम जो रिजर्व है, रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये भी देखना पड़ता है, चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी था, इसमें अनाउंस किया गया, ठीक है, क्या क्या अनाउंस किया गया? रेपो रेट अनाउंस किया गया, रेपो मीन्स रीपर्चेज, ठीक है, रेपो रेट। तो रेपो रेट था कुछ समथिंग 4% के लिए, आप लोग इसको नोट करके रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी का जो ये रेपो रेट, बैंक रेट, SLR रेट, CRR रेट, ये सब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है आज का जो करंट ईयर का जो चालू है, ठीक है। रेपो रेट रखा था 4%, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर रखा गया था, ठीक है। एंड बैंक रेट जो था, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है 4.25%, CRR 4% एंड SLR 18%। अंडरस्टैंड? ये है मॉनेटरी पॉलिसी का एडजस्टमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो हर एक सेंट्रल बैंक, हर एक कमर्शियल बैंक को मेंटेन रखना पड़ता है सम मिनिमम रिजर्व फॉर लिक्विडिटी फॉर कैश इमरजेंसी के लिए, एंड दिस रिजर्व्स लिमिट डिसाइडेड बाय कौन करता है? सेंट्रल बैंक। तो मैंने रिजर्व लिमिट आपको बता दिया है, देख लो, ठीक है। Thus the central bank fluctuate this minimum reserve requirement limit to deal with the inflation and recession। यही लिमिट काम आता है इन्फ्लेशन एंड रिसेशन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये जो सिचुएशन आप लोग देख रहे हो 18 से 20 महीने का जो पैंडेमिक सिचुएशन है, यही सिचुएशन है इन्फ्लेशन और रिसेशन का। इसी टाइम में काम आता है CRR, SLR, ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट रेट है और इंटरेस्ट रेट है, ये सब के लिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करती है। तो ये टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी का। सो अंडरस्टैंड आप लोग? रेपो रेट मीन्स रीपर्चेज रेट। बैंक, जो बैंक गिरवी रखती है RBI के पास, तो कौन से रेट में वापस से खरीद सकती है, कौन से रेट में वापस से बैंक RBI के पास से वापस से परचेस कर सकती है, उसको बोलते हैं रिजर्व रेपो, सब रेपो। या फिर RBI क्या करती है, गवर्नमेंट में या किसी इसमें इन्वेस्ट रखती है, तो वो रीपर्चेस किस ऑर्डर में खरीदेगी, किस परसेंटेज में खरीदेगी, वो भी होता है, मतलब फंड रेस के लिए। अंडरस्टैंड? उसको बोलते हैं रेपो रेट। आप लोग ने फंक्शंस ऑफ RBI में किया रहेगा, पता लगा रहेगा आपने, फंक्शंस ऑफ RBI में जो मेजरमेंट्स थे, क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, उसमें था। अगर इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो रेपो रेट का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक बोरो करती है मनी बाय सेलिंग द सिक्योरिटी टू सेंट्रल बैंक। क्या करती है कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक पैसा लेती है किससे? सेंट्रल बैंक से।
क्या देके, सिक्योरिटी देते हैं। जैसे सपोज आप लोग, एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ, रेपो रेट का बता रहा हूँ आप लोग को मैं, कि आप लोग को लोन चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे, कमर्शियल बैंक के पास लोन लोगे और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करोगे, जैसे कि घर का प्रॉपर्टी या गोल्ड आप लोग उसको बैंक को दोगे एज अ सिक्योरिटी टाइप, यस और नो? ओके, तो आप लोग को सिक्योरिटी जमा करोगे और बैंक के पास से लोन ले लोगे, कैश ले लोगे। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, कमर्शियल बैंक जो होती है सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, बोरो करती है कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है लिक्विडिटी इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड। वो लिक्विडिटी मेंटेन करता है अगर शॉर्टेज ऑफ फंड हो गया तो। ड्यू टू सम स्ट्रेटजी मेजर्स इज वन ऑफ द टूल ऑफ आरबीआई टू कीप द इन्फ्लेशन अंडर द कंट्रोल। तो ये एक तरह का मेजर्स है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का आप लोग के लिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेपो रेट, रीपर्चेज रेपो रेट। तो जब जैसे ही आरबीआई जैसे ही कमर्शियल बैंक अपने सिक्योरिटी रखे गए सिक्योरिटीज को वापस लेने का बोलती है, तो वो रेट ही कहलाता है रीपर्चेज रेट। अंडरस्टैंड? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोग ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया था गोल्ड रख के, सिक्योरिटी रख के। अब जब उस गोल्ड को आप वापस लोगे तो उतना ही पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। तो जो मार्केट में रेट चल रहा है रीपर्चेज रेट, उस रेट के हिसाब से आपको वापस देना पड़ेगा, उतना चार्जेस भरना पड़ेगा, देन यू गेट योर सिक्योरिटी। Understand? That's called repurchase rate. समझा भी आप लोग को? Okay. So here a second tool, change in the reserve requirement, and third is open market operation. Yes, continue. जो पढ़ रहा था कंटिन्यू करो बच्चा। Open market operations, OMO, another useful tool for influencing या फिर anybody else? and withdrawing money from the economy is the buying and selling of government bond and securities in the open market by the central bank. सर हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब जहाँ पे खरीदना और बेचा जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। यस, क्या हुआ? सर कंप्लीट हो गया। करेंसी भी पढ़ो सर। अभी नहीं, हाँ वेट वेट 36, वेट करो, थोड़ा सांस ले लो। यस सर मैं बोलूंगा उसके बाद पढ़ो, ठीक है? ओके सर। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना कि रुक रुक के आ रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ओके, सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? अनदर यूजफुल टूल फॉर इन्फ्यूजिंग एंड विड्रॉइंग मनी फ्रॉम इकोनॉमिक के लिए यूज किया गया मनी इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड का, गवर्नमेंट के पास जो बॉन्ड्स है गिरवी रखा है उसको खरीदना बेचना, एंड सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय द सेंट्रल बैंक। जब इन्फ्लेशन होता है, जब कोई रिसेशन पीरियड होता है, तब मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट के रखे गए बॉन्ड्स में या तो इन्वेस्ट करती है या तो फिर उसको सेल करने का काम करती है, लोगों द्वारा इन्वेस्टमेंट कराती है तो फिर सेल करवाती है। ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अनदर टूल फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट है करेंसी पेग। यस 36, यू कैन कंटिन्यू। करेंसी पेग करेंसी पेग इन केस ऑफ हाइपेन, सर क्या लिखा है वो? हाइपर इन्फ्लेशन rare and economic situation, the central bank shares the nation's currency. It is done by pinging it against the currency of the stronger economy to create stability of trading activities. ओके, सो करेंसी पेगिंग का मतलब क्या होता है? जब हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है तो उसको स्टॉप कर देते हैं, मतलब एक तरह का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है स्टेबल रहने के लिए, स्टेबिलिटी रखने के लिए मार्केट में। सो इन केस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, रेयर इकोनॉमिक सिचुएशन जब होता है, द सेंट्रल बैंक सिक्योर द नेशनल करेंसी। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? अपने करेंसी को सिक्योर रखने का काम करती है। इट इज डन बाय पेगिंग, मतलब खूंटा गाड़ के, मतलब बोलते हैं ना एक तरह का खूंटा गाड़ के रखना, मतलब पकड़ के रखना उस सिक्योरिटीज, उस करेंसी, उस सिचुएशंस को। It against the currency for stronger economic to create stability and trading activities. क्यों? क्योंकि जो सिचुएशन चल रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, इस टाइम पे करेंसी को होल्ड करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर दी स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक के लिए, एंड क्रिएट द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी।
And last one, moral suasion. 36. Moral suasion. Communication has proved to be an efficient way of handling complex issues. Thus, the central bank uses oral or written communication on the grounds of morality to make the commercial banks act in the desired manner to protect the economic interest of nation. Yes, okay, very good. So communication has proved to be efficient way of handling complex situation. Thus, the central bank uses oral and written communications on the grounds of the morality or to make the commercial bank act is desired manner to protect the economic interest of the नेशन. मोरल सुएशन मतलब क्या? अच्छा, मतलब अच्छा ही काम, मतलब बोलते हैं ना कि आपको क्या काम करना है, ये पूरे कमर्शियल बैंक को बताया रहता है कि व्हाट हैव टू डू, आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसको बोलते हैं एथिक्स, एथिक्स ऑफ डू एंड डोंट. तो ये मोरल सुएशन होता है. दिस इज अ इकोनॉमिक, सॉरी, दिस इज आल्सो टूल्स ऑफ monetary policy. So understand 5 tools of monetary policy. First tools, adjustment of interest rate, then changes in reserve requirement, then open market operation, then currency peg, then moral suasion. ठीक है. So next tools of फिजिकल पॉलिसी. तो फिजिकल पॉलिसी के दो ही टूल है बाबा. दो ही टूल मतलब क्या? गवर्नमेंट, ये बेनिफिट होते हैं लोगों के लिए, या तो टैक्सेस कम कर देना या तो गवर्नमेंट का खर्चा कम करो. फिजिकल पॉलिसी लोगों के वेल्थ के लिए होता है. तो फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? या तो लोगों के लिए बेनिफिट दे दो, बेनिफिट मतलब क्या? टैक्स में छूट दे दो, या तो लोगों के लिए खर्चा कर दो. ये दो चीज है. तो दो टूल्स कौन से? टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग. तो टैक्सेस क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री. तो जो टैक्सेस है किसी भी गवर्नमेंट के, कोई भी कंट्री का प्राइमरी सोर्स होता है इनकम का. द चेंज दैट इट कलेक्ट द इंडिविजुअल एंड बिजनेस एंटिटीज. This act efficiently fiscal policy tools for controlling and regulating the economic of the country. तो as per the time situation, as per the period situations, गवर्नमेंट क्या करती है? डिसाइड करती है कि जो टैक्सेस है उसमें छूट दी जाए कि टैक्सेस में इम्पोज किया जाए और बढ़ा दिया जाए. तो ये सब डिसाइड होता है बजट में. आप लोग को पता रहेगा, बजट निकलता रहेगा फरवरी मंथ में. तो बजट के टाइम पे आपको ये भी पता रहेगा कि कौन सी चीज़ें महंगी होती हैं, कौन सी चीज़ें सस्ती हो रही हैं. ठीक है, आप लोगों को सब सुनने को मिलता रहता है. ठीक है, तो यही है फिजिकल पॉलिसी लोगों के लिए जो होता है कि कौन से चीज़ें बेनिफिट हो रही है, कौन सी चीज़ें में लॉसेस हो रहा है. मतलब आप लोग को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है, आपको टैक्स में बेनिफिट हो रही है, इनकम टैक्स में बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये सब चीज़ें गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी के टूल्स के हिसाब से करती हैं ड्यूरिंग द रिसेशन पीरियड एंड इन्फ्लेशन पीरियड में. एंड नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग. Also know the expenditures of government plan expenses on various project development infrastructure economic of the nations. आप लोग को ये भी पता होगा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन के टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे डेवलपमेंट काम भी किए हैं. पता नहीं हो गए शायद, किए रहेंगे, आई डोंट नो. रोड बनाना, ब्रिज बनाना, रेलवे का ये कोचेस वगैरह, जो भी है डेवलपमेंट का काम होता रहता है हर जगह पे. ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हो रहा है. ब्रिज, रोड, डैम्स वगैरह सब डेवलपमेंट का काम करते रहते हैं ड्यूरिंग द फिजिकल पॉलिसी. यही है इनका गवर्नमेंट का. या तो लोगों के लिए खर्चा करो, या तो लोगों के लिए वो सुविधाएं उपलब्ध कराओ, या फिर लोगों को टैक्स रिलीफ करो ड्यूरिंग द रिसेशन एंड इन्फ्लेशन टाइम पे. बट आई डोंट थिंक कि ये सिचुएशंस इकोनॉमिक टाइम में, जो अभी इकोनॉमिक सिचुएशन चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन 18-20 महीने से, इसमें किसी तरह का रिलीफ मिला रहेगा लोगों को. मिला है क्या आप लोग को रिलीफ? आपके पेरेंट्स को जो रेंट से रहते हैं, जो जिनका गवर्नमेंट स्कूल्स का जो भी वगैरह है, किसी तरह का रिलीफ मिला है क्या? इलेक्ट्रिसिटी में किसी तरह का रिलीफ नहीं मिला है. ठीक है, रिलीफ नहीं मिला है लोगों. गवर्नमेंट ने उसके लिए स्कीम्स लागू किए हैं कि स्मॉल सेक्टर्स के लिए लोन प्रोवाइडेड है. ठीक है, अगर इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यू कैन टेक द लोन, शॉर्ट टर्म लोन, 15-20 हज़ार का लोन. और ये फिर उसको 15-20 हज़ार का लोन आप इसलिए बोल सकते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए. ठीक है, स्मॉल सेक्टर्स इंटरप्राइजेस के लिए, दे कैन टेक द लोन एंड स्टार्ट देयर बिजनेस एक्टिविटीज ऑल्सो. तो ऐसे सब स्कीम्स लागू किए हैं. तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है वो सब स्कीम्स क्या क्या है. तो यहाँ पे बात आती है फिजिकल पॉलिसी में कि टैक्स रिलीफ करो या तो फिर गवर्नमेंट का डेवलपमेंट काम करो. अंडरस्टैंड द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑल ऑफ यू. ये स्टार्टिंग में लास्ट जब लॉकडाउन लगा था फर्स्ट टाइम, तो EMI डेट एक्सटेंड कर दिया था, मतलब 3 महीने का कुछ छूट दिया था आई थिंक स्टार्टिंग में. छूट देना मतलब क्या? कैंसिल नहीं करना. छूट देना मतलब क्या? आपको भरना ही है,
यू हैव टू पे फॉर इट, आज नहीं तो 3 महीने बाद। लेकिन आज का सिचुएशन ऐसा है कि जॉब बंद है, जो इनकम बंद है लेकिन पेमेंट चालू है। ये सिचुएशन इस तरह का है, उसमें रिलीफ किसी तरह का नहीं है। आपका जो ईएमआई है वो भरना ही पड़ेगा। अगर आप ईएमआई नहीं भरोगे तो आपका क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगा। ये सिचुएशन आपको फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा कोई आपको 3 महीना बिना रेंट के रहने को दे सकता है। चौथे महीने से उसके पास ही इनकम नहीं आएगा तो आपको भी रहने नहीं देगा। फिर आपका बोरिया बिस्तर बांध के आपको गाँव जाना पड़ सकता है, वहाँ पे रहना पड़ सकता है। तो वहाँ पे भी सोर्स ऑफ इनकम बंद है। लॉकडाउन, सैटरडे संडे कड़क लॉकडाउन। कड़क लॉकडाउन मतलब क्या? अभी इन पे सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव किसका हुआ? जो शाम को जो बिजनेस करते हैं, जैसे लाइक वड़ा पाव सेंटर्स या फिर पानीपुरी सेंटर्स, जो छोटे छोटे बिजनेस है, ये जो सेल्फ वाले जो होते थे हॉकर्स वाले, उनका सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है। कपड़ों की कपड़ों के जो दुकान शॉप्स थे, शाम को जैसे कि मार्केट लगता था, उनके लिए जो छोटे छोटे इनकम का सोर्सेस था वो सब बंद हो चुका है। अब फर्स्ट कुछ भी हो, सुबह से लेके 4 बजे तक तो मार्केटिंग करना ही पड़ेगा लोगों को। तो गर्दी भी नहीं करना है, प्लस ऊपर से मार्केटिंग भी नहीं करना है, सिर्फ एसेंशियल्स दुकान चालू रखना है। अंडरस्टैंड? तो बहुत सारे लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी भी मिला है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें नुकसान भी हुआ है। तो देखते हैं गवर्नमेंट ने कौन से पॉलिसीज फ्रेम किए हैं अंडर द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी लोगों के लिए। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दी सिचुएशंस, ऑल ऑफ यू? Okay. And we can refer the summary also. When monetary policy and central bank fiscal financial tool to deal with the inflation to promote the economic growth, fiscal policy of a finance minister measuring the using government revenue and expenditure to facilitate the economic development. Monetary policy primarily aimed to economic stability, where fiscal policy principal objective to develop the economic as whole. ये monetary और fiscal policy के ऊपर comparison करके बनाया गया है। इस पॉलिसी को आप लोग रीड करो परफेक्टली क्लियरली। आप लोगों को सेंड किया हूँ, यू कैन रीड फ्रॉम देयर, ठीक है। प्रॉपरली रीड करो, अच्छे से रीड करो। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कभी भी इस चीज़ को इग्नोर मत किया करो, इकोनॉमिक को तो कभी इग्नोर मत किया करो। अंडरस्टैंड? So we have finished this monetary policy and fiscal policy. In the next lecture, we can discuss about the circular flow of income, जिसमें 2 सेक्टर, 3 सेक्टर्स एंड 4 सेक्टर्स का इनकम फ्लो हम देखेंगे। Okay. So anyone have doubt?